साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के भूगोल की जो अपनी क्लासेज चल रही हैं वो क्लासेज लगातार चल रही हैं। इसके अंदर अपना जो टॉपिक अभी चल रहा है वो नदियों वाला टॉपिक चल रहा है, उसको भी अपन ने लगभग कवर कर लिया है। जल्दी अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान की हर होने वाली एग्जाम में शायद ये टॉपिक रहता है। यदि राजस्थान का भूगोल कहीं लिखा हुआ है तो मेरे हिसाब से वहां पर कोई भी ऐसी एग्जाम राजस्थान की नहीं होगी जहां ये टॉपिक नहीं होगा। तो आने वाली पटवार, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, चतुश्रेणी कर्मचारी, सभी के अंदर ये एक समान रूप से उपयोगी है ये सिलेबस में, यदि आपके राजस्थान का भूगोल है तो। इसलिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी है। क्लास को अपन शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान में अपवा तंत्र। आज इसकी 5वीं क्लास है। 4 क्लासेज इसकी हो चुकी हैं, जिसके अंदर पीछे वाली क्लास में हमने अरब सागर का अपवा तंत्र इसको शुरू कर लिया था। और फिर अरब सागर के अपवा तंत्र में हमने लूणी नदी जो तंत्र है वो अपने पूरा पढ़ लिया। एक बड़ा रिवर सिस्टम है लूणी नदी तंत्र। आज अपन 3 रिवर सिस्टम एक साथ करेंगे और इसके साथ ही अरब सागर का अपवा तंत्र अपना कंप्लीट हो जाएगा। माही नदी तंत्र, साबरमती नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र, ये पूरा का पूरा, ये तीनों के तीनों, जिसमें माही रिवर सिस्टम है वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बाकी साबरमती और पश्चिमी बनास है ये इतना बड़ा है नहीं। ऐसे ही कंप्लीट करने के बाद अपने आंतरिक प्रवाह की नदियां बसती हैं और एक क्लास के अंदर अपना आंतरिक प्रवाह की जितनी भी राजस्थान में नदियां हैं वो कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से पूरा का पूरा ये नदियों वाला पार्ट है ये अपने 6 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने धीरे धीरे भी पढ़ा है, क्लास ज्यादा भी नहीं बड़ी है। 6 क्लासेज यदि आपने ये कंप्लीट देख ली तो आपकी जिंदगी में कभी भी आपके इस टॉपिक में, नदियों वाले टॉपिक में, आप ये नहीं कहोगे कि ये टॉपिक हार्ड है। यदि आपको तरीके से पहली बार, क्योंकि एक चीज और होती है, कई बार अपन जैसे होता है ना कि उसकी स्पीड अपन डबल कर देते हैं या फिर 1.5 गुना कर देते हैं। तो यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि यदि फर्स्ट टाइम यदि आपके सामने ये टॉपिक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसी स्पीड के अंदर आपको देखना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, स्टूडेंट की अपनी अपनी खुद की सोच है। कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं टीचर की सोच कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भी उससे, आपकी जो लाइफ है उससे गुजरे हैं, या फिर हमारे सामने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और ये अनुभव करते हैं कि क्या कहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए वही चीजें बताते हैं आपको जो आपके लिए सही है। ये अलग है, ठीक है कि कई बार अपना टॉपिक एक बार अच्छा तरीके से क्लियर हो रखा होता है और अपन ये सोचते हैं कि इस क्लास को भी अपन देख ले। हो सकता है कि वो 1.5 गुना स्पीड करके देख ले क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है और वो 2 गुना उस स्पीड से वो और उसको क्लास को चला रहा था। मैंने उसको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, कि नहीं सर जल्दी हो जाएगी, आधे घंटे में 1 घंटे क्लास, आधे घंटे, फिर आधे घंटे बाद में क्या हो जाएगा। फिर आपने आधा घंटा खराब कर दिया और फिर भी आपके समझ में नहीं आया, फिर आप दोबारा पढ़ोगे तो टाइम खराब होगा। इसलिए जो टाइम अपने को लगाना है वो टाइम एक बार लगा तो दिक्कत कहाँ आ रही है। यदि यहाँ पर अपने 5 घंटे पढ़ने की बजाय यदि अपन 6 घंटे दिन में पढ़ ले, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन धैर्य के साथ पढ़े तो कोई चीज तो याद हो। सब कुछ जल्दबाजी में रहता है, ये जिंदगी अपनी जल्दबाजी वाली हो गई। ठीक है ना। चलो जो भी है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो अरब सागर का अपवा तंत्र पढ़ रहे हैं। और इस अरब सागर के अपवा तंत्र के अंदर मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कि जो अपवा तंत्र है, इस अपवा तंत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, राजस्थान के अपवा तंत्र को। इसमें बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है वो कुल पूरे भारत के, सॉरी, पूरे राजस्थान के अपवा तंत्र का 23% हिस्सा रखता है। उसके बाद में दूसरा जो हमने देखा था वो देखा था अरब सागर का अपवा तंत्र, अरब सागर का अपवा तंत्र। और अरब सागर का जो अपवा तंत्र है उसका
जो हिस्सा है राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का वो 17% है। और लास्ट में उसके बाद में हमने देखा है आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, और इनका जो हिस्सा है वो आपके 60% है। इसमें अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया पहले। यहां हमने चंबल नदी तंत्र को पढ़ा था, और चंबल नदी तंत्र के साथ साथ इसका ही पार्ट एक बनास नदी तंत्र है। ये दोनों रिवर सिस्टम बड़े हैं। इधर अरब सागर के अपवा तंत्र में 4 रिवर सिस्टम है आपके। एक आपके लूणी नदी तंत्र है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद माई नदी तंत्र है, ये अब आज पढ़ेंगे अपन। साबरमती नदी तंत्र है। अब नदी नहीं लिख रहा हूं मैं, नदी तंत्र लिख रहा हूं। इसका मतलब जैसे माई नदी तंत्र लिखा है, इसका मतलब माई नदी और इसकी सहायक नदियां। ये मैंने शुरू वाली क्लास में ही आपको बता दिया था। और उसके बाद में पश्चिमी बनास नदी तंत्र। आज अपन इन तीनों को कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। उसके बाद अपना जो आगे वाली क्लास में रहेगा वो ये आंतरिक प्रवाह की नदी वाला पार्ट रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास यहां से। और अपना जो रिवर सिस्टम है, सबसे पहले वो आपका है माही नदी तंत्र 2 नंबर का, क्योंकि 1 नंबर पे क्या था, लूणी नदी तंत्र था। और माही नदी तंत्र का मतलब है कि एक तो इसमें मुख्य नदी है जिसका नाम माही नदी है, प्लस किसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन माही नदी को पढ़ेंगे, माही नदी को पढ़ेंगे। माही नदी, देखो कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो पहले अपन थोड़ा सा लिख देता हूं। माही नदी के उपनाम बहुत सारे हैं, और ये प्रश्न कई बार आता भी है। इसे कहते हैं वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा, वागड़ मैंने बताया था आपको, हालांकि दोबारा बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। तो इस क्षेत्र के लिए इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व उतना ही है जितना गंगा नदी का महत्व है, क्योंकि अपन जानते हैं गंगा नदी का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज्यादा है। तो सेम उसी तरह से राजस्थान के इस भाग में वागड़ क्षेत्र में यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा बेल्ट में, और इस नदी का उस वहां के रहने वाले लोगों के लिए इतना ही महत्व है, इसलिए इसको अपने वागड़ की गंगा कहते हैं। इसे हम कांठल की गंगा कहते हैं। पीछे हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा तब अपने कांठल का जिक्र किया था। आपको पीछे पीछे वाली क्लास में ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें यहां नहीं बताई जाएंगी। और इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, क्योंकि इस बेल्ट में आदिवासी रहते हैं। जो एसटी, जो शेड्यूल ट्रिब्स ट्राइब्स या फिर अनुसूचित जनजाति, जिनको अपन जनजाति या आदिवासी बोलते हैं, उनकी जो बहुलता है वो इस क्षेत्र में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर सलूम्बर इस बेल्ट के अंदर। तो उन आदिवासियों के लिए गंगा की तरह से इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और इसे ही कहते हैं दक्षिणी राजस्थान की सुवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की सुवर्ण रेखा, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान की एक मुख्य नदी है। तो ये 4 इसके उपनाम आपको याद रखने, बार बार प्रश्न आता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये इस माही नदी के उपनाम है। ये क्लियर यहां तक बात। अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको अपने समझते हैं। पहले मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं सीधा सीधा। ये माई नदी है,
इसका उद्गम स्थल इसका भी मध्य प्रदेश में होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई एक लंबी पर्वत श्रेणी है, और राजस्थान की मैक्सिमम जो नदियां हैं वो इस मध्य प्रदेश से यदि निकल के आ रही हैं तो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल के आ रही हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो आपको ये याद कर लो आपकी भाई, जो भी नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में आ रही है तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर आ रही है। उसके स्थान आप याद कर लो, जैसे जाना पाव की पहाड़ियां हमने याद की, सुसनेर की पहाड़ियां हमने याद की, सीहोर क्षेत्र की पहाड़ियां हमने याद की, बागली गांव की पहाड़ियां हमने याद की। तो सेम उसी हिसाब से यहां पर भी इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है और वहां पर एक झील है जिसका नाम है मेहंद झील, मेहंद झील। और ये मेहंद झील मैंने बता दिया किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ये पर्वत श्रेणी आपके पड़ती कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहां से ये नदी निकल के आती है, यानी इस नदी का उद्गम स्थल क्या है, मेहंद झील, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है यहां पर। तो पहले यहां ये जब मध्य प्रदेश से निकल रही है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये हो गया कि ये पहले मध्य प्रदेश में बहती है। फिर राजस्थान में यहां एक गांव पड़ता है और उसका नाम है खांदू गांव, खांदू गांव। और ये गांव पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। यहां पे ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। मैंने आपको ये कहा था कि राजस्थान में प्रवेश उनके याद करने हैं जो बड़ी नदियां, माई नदी का प्रवेश स्थल आपको जरूर याद करना चाहिए, चंबल नदी का प्रवेश स्थल आपको जरूर याद करना चाहिए, कालीसिंध भी एक थोड़ी ठीक बड़ी नदी है, उसका प्रवेश स्थल भी आपको याद करना चाहिए। बाकी हो सकता है कि राजस्थान की और बाकी छोटी नदियां हैं उनका प्रवेश स्थल याद नहीं हो, तो कभी पूछा भी नहीं गया है। और यदि आप याद करना भी चाहे तो मैंने सारी राजस्थान में प्रवेश करने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सब के प्रवेश स्थल मैंने आपको लिखाए हैं। तो किसी की ऐसी इच्छा हो कि मैं तो करूं, पता नहीं कभी प्रश्न पूछ ले तो उसको याद करना चाहिए दिक्कत कहां है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि प्रवेश स्थल याद नहीं हो तो फिर ये नहीं कि नदी को छोड़ दो आप, नहीं। एक तरीका होता है, मैंने आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट बताए कि पहले वो पॉइंट याद करो आप, उसका उद्गम स्थल, उसका प्रवाह क्षेत्र, उसका विलय, और उसके ऊपर यदि कोई बांध बना हुआ है तो वो। फिर उसकी सहायक नदियों पे आ जाओ आप, सहायक नदियों में भी सेम ऐसा ही करना है। तो उस हिसाब से याद करो आप, उसके बाद में आप आगे वाली चीजें याद करो ना। तो राजस्थान में इसका प्रवेश स्थल है खांदू गांव, बांसवाड़ा जिले के अंदर। उसके बाद राजस्थान के ये 3 जिलों में इसका प्रवाह है। मैं यहां इसका प्रवाह क्षेत्र लिख देता हूं। इसका प्रवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा में पहले प्रवेश कर ही रही है। उसके बाद प्रतापगढ़, और उसके बाद है डूंगरपुर। और यहां इन 3 जिलों में बहने के बाद वापिस ये उल्टे यू आकार में, इस नदी का आकार कैसा है, क्योंकि देखो उल्टा यू है ये, इस नदी का आकार यदि आपको पूछ ले तो कैसा है, उल्टा यू। और इस आकार में बहती हुई, और इसके साथ ही यहां से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, यहां से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई, क्योंकि पहले जब ये इधर आ रही है तब काट रही है, और उसके बाद ये वापस इधर जा रही है तब काट रही है ये। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसके बाद ये नदी नदी चली जाती है कहां पर है, गुजरात में। और गुजरात में बहने के बाद आगे ये चली जाती है, और ये नदी लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो ये अरब सागर का हिस्सा है। देखो कल हमने जो नदी देखी थी लूणी नदी, उसमें हमने देखा था कि लूणी नदी कहां गिर रही थी, तो लूणी नदी आपके कच्छ के रण में गिर रही थी। तो कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दोनों किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, ये 4 नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, 4 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें से 2 रिवर सिस्टम आपके खंबात की खाड़ी में गिरेंगे, या फिर जो 2 मुख्य नदियां हैं उस रिवर सिस्टम की वो आपकी खंबात की खाड़ी में, और 2 है वो आपकी कच्छ के रण में। लास्ट में डायग्राम के माध्यम से मैं चारों एक साथ करके बता दूंगा आपको। तो वापिस देखिए आप, मेहंद झील विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान के खांदू गांव में ये प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में बहती हुई उसके बाद गुजरात और लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसका आकार उल्टा यू है। उसके बाद में देखिए और क्या, यदि आपको पूछना है नदी की कुल लंबाई, नदी की कुल लंबाई, और कुल लंबाई का मतलब जब लिखा है यहां पर, तो कुल लंबाई का मतलब है जहां से ये निकली और लास्ट में जाके कहां गिरी, तो इसकी कुल लंबाई है वो आपकी 576 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान में यदि इसकी लंबाई पूछ ले आपको, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। तो ये लंबाई भी आपको दोनों याद रखनी चाहिए। यहां तक बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसके ऊपर बने हुए हैं 3 बांध। कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध इसके ऊपर बने हुए हैं। यहां बांसवाड़ा के अंदर 2 बांध हैं, यहां 2 बांध बांसवाड़ा के अंदर है, और एक बांध है इसके ऊपर गुजरात के अंदर। यहां गुजरात के अंदर एक बांध बना हुआ है। ये 3 बांध यहां पर बने हुए हैं, जिसमें से ये पहला बांध है, इसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ये आपका माही बजाज सागर बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। देखो धीरे धीरे ये चीजें याद हो रही हैं, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बहाव क्षमता की दृष्टि से कौन सा है, तो वो राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी पे 4 बांध थे, उसमें दक्षिण से हम उत्तर की ओर चलते हैं तो नीचे गांधी सागर मध्य प्रदेश में, उसके बाद 2 नंबर पे राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बाद जवाहर सागर बांध है, उसके बाद कोटा बैराज है। और ये चीज दोबारा जब मैं रिवीजन करता हूं तब वो चीजें मैं स्पीड से बताता हूं, जैसे मैंने अभी बताया है। बाकी पहली बार यदि पढ़ते हैं तो उसको अपने बहुत धीरे से पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना कि माई बजाज सागर बांध नाम से ही दिख रहा है माही नदी। और जमनालाल बजाज, आपने नाम सुना होगा, काशिकाबाद सीकर के रहने वाले थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के 5वें पुत्र, उनके नाम पर इस बांध का नाम पड़ा है माही बजाज सागर बांध। उसके ऊपर यहां एक बांध है, उसका नाम है आपके कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। अच्छा, ये दोनों बांध हैं आपके, ये दोनों बांध बांसवाड़ा में है। ये दोनों बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में है। आगे आप जाओगे तो यहां जो बांध बना हुआ है उसका नाम है कडाना बांध। क्या नाम है? कडाना बांध। और ये बांध बना हुआ है गुजरात के अंदर। कहां बना हुआ है? गुजरात में। तो इसके ऊपर टोटल 3 बांध बने हुए हैं। ये डायग्राम यदि आपके समझ में आ गया तो आप ये मान लो कि आपकी पूरी माई नदी समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना आपको, इसको ही बनाना है, इसमें सहायक नदियां बनाएंगे अपन। यहाँ उद्गम स्थल मेहंद झील विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा। राजस्थान के 3 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनमें बहती हुई वापस गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहां से लेकर इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसका आकार उल्टा यू है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। उसके बाद 2 नंबर पे बांध कागदी पिक्का बांध है, वो भी बांसवाड़ा में है। 3 नंबर बांध है वो आपके कडाना बांध है, वो भी आपके, सॉरी, वो बांध आपके गुजरात में है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आगे अपने एक टॉपिक आता है सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित, या परियोजनाओं से संबंधित, जिसके अंदर अपन वृहद सिंचाई परियोजना भी पढ़ते हैं या बहुउद्देशीय परियोजना भी पढ़ते हैं। वो परियोजना वाला टॉपिक तभी आपके क्लियर होगा जब यहां पर आपके नदियां क्लियर होंगी। आप चंबल परियोजना दोबारा पढ़ोगे तो चंबल परियोजना में कुछ भी नया नहीं है, वही 4 बांध है, दोबारा वही 4 बांध पढ़ेंगे। जोड़ेंगे क्या? वहां पर विद्युत उत्पादन, किस किस को फायदा मिल रहा है, ये चीज ऐड करेंगे। तो शुरू तो वहीं से करेंगे ना जो हमने पढ़ लिया है। हम यहां पर माही परियोजना जब पढ़ेंगे तो यही बात वापस पढ़ेंगे कि ये 3 बांध किन किन की संयुक्त परियोजना, राजस्थान में इसका लाभ किसको मिलता है, कितनी यहां पर बिजली उत्पादन होती है, वो चीज आगे ऐड करेंगे। तो शुरू तो यही से किया ना पढ़ने। तो ये बात गांठ बांध लेना कि माही परियोजना यदि याद करनी है तो माई नदी याद होनी चाहिए। माई नदी दोबारा, माई नदी पहले पढ़ रहे हैं, परियोजना बाद में पढ़ रहे हैं, इसलिए जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो परियोजना वाला टॉपिक आपके आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना भाई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं आपको इसी को एक नोट्स के रूप में, नोट्स के फॉर्मेट में लिखा देता हूं। उतार लिया? अब देखो, अब इसी को नोट्स के फॉर्मेट में लिखना है अपने को।
यहां तो हमने क्या लिखे, इसके उपनाम लिखे हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे। एक तो नदी का उद्गम स्थल, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, माई नदी की। माई नदी की बात कर रहे हैं, तो ये तो हेडिंग उधर पीछे डाल ली, ये तो नया पेज मैंने लिया तब लिख दिया, आपको दोबारा माई नदी नहीं लिखनी है। सबसे पहले क्या याद करोगे, इसका उद्गम स्थल। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं, पहली बात तो ये कमेंट करना। दूसरा कमेंट ये करना, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास में याद हो जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लास में याद हो, इसलिए मैं दो बार इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज वो डायग्राम के माध्यम से बात पूरी हो गई थी। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो नोट्स बना रहे हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फोर्थ ग्रेड की वो किताब खरीद रखी है जिसपे ये क्लास चल रही है। 3-4 कमेंट आपको करना अच्छा लगे तो करें, अदरवाइज मत करें आप। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है इसका मेहंद झील। क्या, मेहंद झील। और ये मेहंद झील किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जहां ये मेहंद झील स्थित है, वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये मध्य प्रदेश में तो बहेगी। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश, अगला जो बिंदु है वो राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश है इसका खांदू गांव, और खांदू गांव पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद परवाह क्षेत्र, पहले परवाह क्षेत्र अपन राज्यों की बात कर ले तो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में आई, और उसके बाद ये चली गई वापिस से गुजरात में। राजस्थान में परवाह क्षेत्र, तो राजस्थान में परवाह क्षेत्र एक जिला बांसवाड़ा है, उसके बाद प्रतापगढ़ है, और उसके बाद है डूंगरपुर है। उसके बाद एक लाइन आप ये लिख लेना अंत में। अच्छा यहां ध्यान रखना, गुजरात में जब ये प्रवेश करती है तो पंचमहल जिले में प्रवेश करती है। अंत में ये कहां गिर जाएगी, खम्बात की खाड़ी में गिर जाएगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि खम्बात की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो वो अरब सागर का हिस्सा है वो। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में नदी की कुल लंबाई, और नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो आपकी 576 किलोमीटर है। यही आप ब्रैकेट में लिख लो राजस्थान में लंबाई, और राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। ठीक, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बात याद रखना कि इसका आकार कैसा है, उल्टा यू के समान। आकार कैसा है, उल्टा यू के समान। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर। अब उसके बाद आगे चलो, फिर हमने क्या बनाए थे, इसके ऊपर बांध बनाए थे, बांध। और बांध कितने इसके ऊपर है, 3। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है माई बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और ये है किस जिले में, तो बांसवाड़ा में। इसमें एक चीज याद ये रखना कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ये राजस्थान का सबसे
लंबा बांध है, और सबसे लंबा है तो फिर बाद में इसकी लंबाई याद करोगे आप। इसकी लंबाई है 3109 मीटर। ये मीटर में है, यदि किलोमीटर में लिखा हुआ तो 3.1 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। दूसरा जो बांध है वो आपके कागदी पिकअप बांध है। ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। और तीसरा बांध है वो मैंने आपको क्या बताया, कडाना बांध है। और कडाना बांध कहां पर है, तो वो आपके गुजरात में है। ये तीन बांध इसके ऊपर है बने हुए हैं। एक दो चीज और याद रखनी है आपको। क्या? नदी के किनारे एक तो गलियाकोट का उर्स लगता है। हालांकि ये जब वापिस अपन उर्स पढ़ते हैं तब ये चीज पढ़ते हैं कि गलियाकोट का उर्स किस नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे। तो गलियाकोट का उर्स लगता है, मतलब गलियाकोट इस नदी के किनारे है। गलियाकोट जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो गलियाकोट रमगढ़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। वो गलियाकोट का उर्स, या ये कहे कि ये गलियाकोट इस नदी के किनारे, वैसे भी अपन आगे पढ़ेंगे किसकी सहायक नदी, अनास नदी। वो अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलकर और वापस यहाँ अपने राजस्थान में गलियाकोट के पास ही इस माही नदी में मिलती है। एक यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ त्रिवेणी संगम भी बनेगा बेणेश्वर धाम पर। बेणेश्वर धाम वो अभी आगे अपन जब सोम नदी पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ये आपके माही नदी की जानकारी हो गई। तो एक बार इसको भी देख लो, उसके बाद इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं अपन। देखिए इधर अब क्या है, अब है माही नदी की सहायक नदियां। माही नदी की सहायक नदियां। और माही नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले एक नंबर पे नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, वो आपके है सोम नदी। सोम नदी डायग्राम बनाओ वापिस एक बार अपन। डायग्राम के माध्यम से समझने में बड़ा मजा आता है। यह आपके मेहंद झील हो गई। ये राजस्थान के खांदो गांव में प्रवेश करती हुई ये नदी वापस चली गई आपके गुजरात में। इसी में अपन बढ़ाएंगे बाकी चीजें। यहां इधर से एक नदी पढ़ेंगे अभी अपन, और इस नदी का नाम है सोम। ये नदी है सोम नदी। और ये नदी है माही नदी। ये सोम नदी यहां इसका उद्गम स्थल है बिछा मेड़ा की पहाड़ियां। बिछा मेड़ा की पहाड़ियां ऋषभ देव के पास। और ये स्थान पड़ता है उदयपुर में। यहां से ये नदी निकलती है, कौन सी? सोम नदी। उसके बाद ये उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर इनसे बहती हुई और यहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां से ऊपर से एक नदी आएगी और इसी का नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम के बारे में डिटेल से आगे उधर अलग नोट में लिखेंगे, एक बार इतना लिख देते हैं अपन। डूंगरपुर, ये लिख लो, डूंगरपुर। और इस नदी के ऊपर दो परियोजनाएं हैं, सोम कागदर और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। सोम कागदर बांध ये डूंगरपुर में है, या फिर आप कहो तो कि सोम कागदर परियोजना, और यह आपकी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना।
अब इसको लिखेंगे एक बार अपने एक साथ में, इसके अपने एक नदी और करते हैं। ऊपर से इधर से एक नदी आती है और ये थोड़ी सी पहले यहां इसके अंदर मिल जाती है, किसमें? सोम नदी में। और इस नदी का नाम है जाखम। ये है जाखम नदी। और ये नदी जहां से निकलती है वो है भंवर माता की पहाड़ियां। और ये स्थान पड़ता है प्रतापगढ़ में। यहां से एक नदी निकल के आती है, उसका नाम है जाखम नदी। उसके बाद ये प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई यहां त्रिवेणी संगम बनाती है। देखो एग्जैक्ट ये थोड़ी पहले मिलती है। वैसे जाखम एक्चुअल में सोम की सहायक नदी है, क्योंकि ये पहले सोम में मिलती है, लेकिन ये लगभग एक आसपास का एरिया है, इसलिए अपन इसको त्रिवेणी संगम के रूप में पढ़ते हैं बेणेश्वर। और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, और उसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए वापिस, अब इसी को अपन उधर लिखेंगे। ये आपकी माई नदी हो गई, वो सोम नदी हो गई। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर में बहती हुई बेणेश्वर धाम, यहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाती हुई माई नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर दो परियोजनाएं हैं, सोम कागदर, अच्छा ये सॉरी उदयपुर, उदयपुर। यहां उदयपुर लिखना भाई, यहां डूंगरपुर लिखना। तो ये दो परियोजनाएं इसके ऊपर संचालित है, सोम कागदर परियोजना और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो ये तो नाम से दिख रहा है कि सोम सोम है, तो सोम नदी पर है। सोम कागदर इसका संबंध उदयपुर से, और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना इसका संबंध है डूंगरपुर से है। अब अपन पीछे लिखते हैं। हमने लिखा सोम नदी, तो सोम नदी का उद्गम स्थल क्या है? बिछामेड़ा की पहाड़ियां। बिछामेड़ा की पहाड़ियां। और ये बिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं कहां पर? आपके उदयपुर में। उदयपुर में। फिर एक बात याद रखनी है कि राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में है, उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर। उसके बाद में नदी पर परियोजनाएं या बांध, तो दो, सोम कागदर ये उदयपुर, और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर। उसके बाद में देखिए फिर इसकी सहायक नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां सबकी इंपॉर्टेंट है। किसी नदी को आप सहायक नदी को आप ये नहीं है कि उसको आप गंभीरता से न लेवे, इन पे खास करके फोकस करना। देखो जाखम, मैंने आपको क्या बताया, जाखम नदी एक्चुअल में इस सोम नदी की सहायक नदी है। हाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, लेकिन पहले ये सोम के अंदर मिलती है ये। तो जाखम, गोमती, सारनी और टिंडी, ये क्या है इसकी सहायक नदियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा गया यहां से। जाखम, गोमती, सारनी, टिंडी,
जाखम, गोमती, सारनी, टिंडी, जाखम, गोमती, सारनी, टिंडी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसमें फिर बाद में हम किसको पढ़ रहे हैं? जाखम नदी को। तो फिर उसके बाद हेडिंग डालिए आप जाखम नदी, जाखम नदी। तो जाखम नदी वास्तव में किसकी सहायक नदी है? मैं यहां लिख देता हूं, सोम की सहायक नदी। और इसका उद्गम स्थल मैंने क्या बताया अभी आपको? भंवर माता की पहाड़ियां। और ये कहां पड़ती हैं? प्रतापगढ़ में। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अब यहां पे एक चीज देखो आप, यहां बनता है, अच्छा पहले मैं लिख देता हूं, बिनेश्वर धाम के पास। अब बिनेश्वर धाम के बारे में जिक्र करेंगे अपन। ये कहां है? डूंगरपुर में है ये। बेणेश्वर धाम के पास सोम नदी में विलय, लेकिन ये लगभग पास इसलिए अपन इसको त्रिवेणी संगम के रूप में पढ़ते हैं। तो यहां देखिए नोट में, और अपन बात करते हैं बेणेश्वर धाम की। बेणेश्वर धाम, देखो बेणेश्वर धाम किस जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में है ये। और ये एक जेट गांव है, वो है नवा टापुरा गांव। और यहां जो त्रिवेणी संगम बनता है, वो त्रिवेणी संगम 3 नदियों का बनता है। कौन कौन सी है वो आपकी? माही, सोम, जाखम। इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है यहां पर, माही, सोम, जाखम। यहां एक बात याद रखना, बेणेश्वर धाम को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। हालांकि ये वैसे कल्चर का पॉइंट है, ये आदिवासियों का कुंभ जो पढ़ रहे हैं अपन। और यह माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, 3 नदियों का संगम। अब आपको पीछे वाले त्रिवेणी संगम में याद आने चाहिए। पीछे वाली चीज साथ साथ में यदि कवर करोगे तो याद होंगी ये चीजें। पीछे वाली कैसे? रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, अब मैं यहां लिखूंगा नहीं, सिर्फ नाम नाम लिख रहा हूं, आप करना कोशिश। राजमहल त्रिवेणी संगम, बिगोद त्रिवेणी संगम, और अभी हमने किसकी चर्चा की? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम। यह आपके त्रिवेणी संगम है। आप रिवाइज करो अपने मन में ही, या अलग से नोट बना के लिखो शॉर्ट के अंदर कि ये त्रिवेणी संगम कौन कौन से, कौन कौन सी 3 नदियां यहां पर मिलती हैं। अब उसके बाद अपन बात किसकी कर रहे थे? जाखम नदी की। जाखम नदी के ऊपर क्या है? एक बांध है, और उसका नाम क्या है? जाखम बांध है। जाखम बांध है किस जिले में? तो ये प्रतापगढ़ में है ये। इसमें याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई याद करोगे, 81 मीटर है। एक 18 मीटर हाइट है, एक 81 मीटर हाइट है। ये दोनों हाइट आपको याद रखने चाहिए। ये 18 है चूलिया जलप्रपात की, और ये आपके है जाखम बांध की। याद है पीछे चूलिया जलप्रपात हमने पढ़ा था, चंबल नदी पर हमने चूलिया जलप्रपात पढ़ा था, याद है क्या आपके? नहीं है? करो, याद नहीं है तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। जाखम नदी कहां से निकली? भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से निकली। उसके बाद प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई बेणेश्वर धाम के पास त्रिवेणी संगम बनाती हुई त्रिवेणी संगम सोम माई जाखम, ये माही नदी में इसका विलय हो गया। बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जहां माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, वो यहीं पर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, नवाटोपरा गांव में। और इस जाखम नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, जाखम बांध प्रतापगढ़, जो कि राजस्थान का सबसे भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे, अच्छा पहले मैं इसकी सहायक नदियां लिख दूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा 2-3 बात और लिखाता हूं मैं।
कहाँ लिखे, चलो इसको छोटा करता हूं मैं। देखिए, सहायक नदियां किसकी, जाखम नदी की। दो इसकी सहायक नदियां हैं, करमोई और सूकली, सॉरी, हाँ ठीक ठीक, करमोई और सूकली, ये दो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अब देखो, मैं क्या बताना चाहता था, एक साथ है, चलो मैं कोई कुछ इसमें से ही मिक्स करके बताना चाहता था, अब तो दिमाग से निकल गया। चलो ये जाखम नदी है आपकी, क्लियर यहां तक। अब उसके बाद देखो, वापिस इस चीज पे आओ आप, ये नदी क्लियर है, वापिस अब आगे आइए आप, कि यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या, माही नदी की सहायक नदियां, यही पॉइंट था अपना, माही नदी की सहायक नदियां। और इसमें एक नंबर पे जो नदी पड़ी वो हमने क्या पढ़ी, सोम नदी। और सोम नदी की सहायक नदियों में जाखम, गोमती, सारनी और टिंडी। और उसके बाद में देखो जाखम नदी, ये यहां पड़ी, यहां पर अपन जाखम नदी लिख लेते हैं। तो जाखम नदी वैसे किसकी सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदी है ये। लेकिन यदि माही की सहायक नदियों में भी पूछ लिया जाए, यदि सोम ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद माही करना है आपको। और इसकी जो सहायक नदियां हमने पढ़ी वो क्या है, करमोई और सूकली। अब जाखम नदी की सहायक नदियों में आगे वाली जो सहायक नदी है वो आपकी है अनास नदी। अभी हम अनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी सहायक नदियां और हैं, उनके नाम भी मैं लिख देता हूं, भादर, मोरेन और ईरू, या फिर इसी का नाम है एराव, एराव। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं ये। देखो ये मोरेन है, एक शब्द है मोरेल, क्या, मोरेल। इन पे आप थोड़ा सा गौर करते जाना, एक मोरेल नदी है और एक है मोरेन, इनमें फर्क है। मोरेल तो हमने पढ़ी थी बनास नदी की सहायक नदी, बनास नदी की सहायक नदी। और अभी हमने मोरेन लिखा है, ये आपकी है माई नदी की सहायक नदी। ये थोड़ा सा भाई याद रखना आप, क्लियर यहां तक। एक देखो अनास नाम है और एक बनास, एक नाम क्या आया है, बनास नदी आया था, और एक अभी क्या आया है, अनास नदी आया है। तो बनास तो चंबल की सहायक नदी, और अनास किसकी है, माही नदी की सहायक नदी। तो ये भी आप थोड़ा सा याद कर लेना, ये नाम में अब खारी खारी वाले भी हमने पढ़े थे, खारी जैसे मैंने बनास नदी की सहायक नदी पढ़ी थी, उसके बाद खारी हमने, उसके बाद हमने खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी पढ़ी थी, याद करो, जवाई नदी जो कि लूणी नदी की सहायक नदी है। तो ये नाम में लास्ट में गड़बड़ ना हो, एक सागी पड़ी थी, वो आगे साबी आएगी आपके, लास्ट में मैं ये कंफ्यूज वाला सिस्टम है वो एक साथ बना दूंगा मैं आपको, ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो सोम, जाखम, अनास, भादर, ये भादर है ये, मोरेन, ईरू या एराव, ईरू या एराव। अब देखो डायग्राम में आओ वापिस, ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में एक नदी अपन नीचे से लेकर आते हैं, यहां से मध्य प्रदेश से एक नदी लेके आते हैं, और ये नदी आ गई इधर यहां पे, और इस नदी का नाम है क्या, अनास। ये नदी कौन सी है, अनास, अनास नदी।
अनास और बनास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अनास और बनास। ये यहां पर ये नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से मध्य प्रदेश, मैंने कहा ना इस चीज पे गौर करना कि कौन सी नदी है जो राजस्थान से नहीं निकलती। ये प्रश्न आए हैं, पीछे वाले उठा के देखना आप, ओल्ड इज गोल्ड को पढ़ना आप, वहां पीवाई क्यों दे रखे हैं, और वहां पर आप देखोगे कि कौन सी नदी है जो राजस्थान से नहीं निकलती, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये नदी भी, अनास नदी, राजस्थान से नहीं निकलती। हालांकि कुछ छोटी नदियां हैं, क्योंकि अपने ज्यादातर दिमाग अपने जाता है वो सिर्फ कहाँ जाता है, वो चंबल की उस सहायक नदियों में, जिसमें अपने काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू ये पड़ी थी। नहीं, अनास का भी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है। कल एक नदी पड़ी थी अपन ने, बेड़च नदी की सहायक नदी गंभीरी, और वो भी हमने देखा था कि वो मध्य प्रदेश से आ रही थी वो। तो ये जो नदी है अनास नदी, ये आती है आमेर, ये आमेर है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये आमेर अपने वाला, ये जयपुर वाला नहीं है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आमेर की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से ये नदी निकल के आती है राजस्थान में। और राजस्थान में एक स्थान है मेलेडी खेड़ा, क्या, कौन सा खेड़ा, मेलेडी खेड़ा। और ये स्थान पड़ता है बांसवाड़ा में। यहां यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। यहां है गलियाकोट, मैंने कहा था ना कि आगे एक नदी आएगी, ये डूंगरपुर में है गलियाकोट। यहां इस सॉरी गलियाकोट के पास ये नदी माई नदी में मिल जाती है। तो यानी वापस मैं इधर लिखता हूं, बात अपन किसकी कर रहे हैं आगे, मोरेन नदी की, सॉरी अनास नदी की, अनास नदी। अनास नदी का उद्गम स्थल है आमेर, और ये पहाड़ियां कहां है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्रवेश यदि आप याद करना चाहो तो ऐसे नंबर लगा लो ताकि सही रहेगा। 3 नंबर लगाया ना अपन ने, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये नंबरिंग का ये सिस्टम बड़ा, ये खेल होता है ये, जब नोट्स बनाते हैं ना, ये तो अपन इधर उधर नहीं होती हैं चीजें, ये एक सीक्वेंस बनाया करो कि 1 2 3 नंबर ये दे रहे हैं तो वो कैसे हैं, फिर उसके अंदर का मैटर है तो उसको, जैसे वो रोमन नंबर वाला 1 2 3 दे दिया, उसके अंदर का मैटर है तो ABCD दे दिया। ऐसे नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, वो समझने में आसानी होती है वो, ठीक है ना। तो अनास नदी का उद्गम स्थल आमेर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश है मेलेडी खेड़ा, और ये पड़ता है बांसवाड़ा में। फिर राजस्थान में परवा, राजस्थान में परवा क्योंकि मध्य प्रदेश से आ रही है, इसका मतलब मध्य प्रदेश में तो बहती है ये। तो 2 जिले हैं, बांसवाड़ा जहां ये प्रवेश करती है, और दूसरा जिला है आपका डूंगरपुर जहां ये विलय होती है माही नदी में। फिर लिखोगे विलय, और इसका विलय होता है गलियाकोट के पास। गलियाकोट कहां है, डूंगरपुर में, गलियाकोट के पास माही नदी में विलय। बाकी ये सहायक नदियां मैंने आपको बताई दी, बाकी जो बच गई भादर, मोरेन और ईरू या एराव, ये इसकी सहायक नदियां हैं किसकी, माही नदी की। तो इसको भी देख लो आप, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये अपना माही नदी तंत्र है वो कंप्लीट हो गया है। आगे अपन 2 छोटे छोटे नदी तंत्र है, साबरमती और पश्चिमी बनास, उनको अपन देख लेते हैं। कैमरे की बजाय नजर इधर जाती है, ये कंप्यूटर इधर लगा रखा है, सामने स्क्रीन इधर लगा रखी है, इसको सामने लगाएंगे, इसको इधर, चलो क्लियर है। वापिस देख लो एक बार माई नदी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है ना, ये माही नदी के बारे में फैक्ट है आपके। उसके बाद इस पे बांध बने हुए हैं। माही नदी की सहायक नदियों में सोम नदी के बारे में है, जाखम नदी के बारे में है, ये आपका डायग्राम हो गया सहायक नदियों का। उसके बाद ये माही नदी की सहायक नदियां हो गई,
ये फिर बाद में अनास नदी के बारे में विवरण हो गया। अब आ गया वाला जो तीसरा नंबर का नदी तंत्र है वो आपका है साबरमती नदी तंत्र। इसका मतलब इसमें एक तो नदी होगी साबरमती नदी, और क्या होंगी इसकी कुछ है सहायक नदियां होंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, साबरमती नदी की। साबरमती नदी की वही डायग्राम के माध्यम से एक बार समझते हैं अपन। नक्शे में आप बनाओगे, ये नक्शे में मैं नहीं बना रहा, इसलिए नहीं बना रहा हूं नक्शे के अंदर, क्योंकि नक्शा मैंने बता दिया है, आप भरोगे तो आपके थोड़ी ज्यादा क्लियर होगा। ये आप बनाना इसको। ये साबरमती नदी है, ये राजस्थान में निकलती है पदराला गांव की पहाड़ियों से। पदराला गांव की पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां पड़ती हैं उदयपुर में। पहले मैं तहसील लिख देता हूं, कोटड़ा भी पूछा हुआ प्रश्न है ये, कोटड़ा भी। तो कोटड़ा तहसील उदयपुर, यहां से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये देखो राजस्थान से निकलती है, बाकी राजस्थान में इसका प्रवाह नहीं है, सिर्फ 45 किलोमीटर है ये नदी राजस्थान में। इधर देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल लिखो पहले आप। इसका उद्गम स्थल क्या है, पदराला गांव की पहाड़ियां। पदराला गांव की पहाड़ियां, कोटड़ा तहसील, जिला आपका उदयपुर। फिर देखिए राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र आपका एक तो उदयपुर जहां से ये निकल रही है, उसके बाद डूंगरपुर में भी बहती है ये, और फिर बाद में ये गुजरात में चली जाती है। यानी आप ये लिख सकते हो राजस्थान व गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो पीछे हमने, अब साथ साथ ही करते जाओ आप, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब एक चीज क्लियर करो आप कि पीछे हमने पढ़ा था माई नदी कहां गिर रही थी, वो भी आपकी खंबात की खाड़ी में गिर रही थी। तो ये भी कहां गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। लूणी नदी कच्छ के रण में, पश्चिम बनास कच्छ के रण में, दो नदी खंबात की खाड़ी में, दो कच्छ के रण में। तो ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर देखो नदी की कुल लंबाई, नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई मात्र है 45 किलोमीटर है। इसका मतलब राजस्थान में तो उद्गम ही होता है। मुख्य नदी कहां की है ये, गुजरात की है ये, गुजरात की मुख्य नदी है ये। साबरमती आश्रम पढ़ा होगा, गांधी जी को पढ़ा होगा तब। फिर एक चीज याद रखना कि नदी के किनारे वो गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है। अब इसी को डायग्राम में बनाया था अपन ने। यहां से निकला दो, इसके बाद में ये नदी चली गई कहां पर, गुजरात में। यहां उदयपुर है, उदयपुर के बाद में ये डूंगरपुर में चली गई, और उसके बाद में यहां ये लास्ट में कहां गिर गई, खंबात की खाड़ी में। और इसी नदी के किनारे क्या है, गांधीनगर, गांधीनगर। और ये नदी कौन सी हो गई आपकी, साबरमती नदी हो गई है। बस। पदराला गांव की पहाड़ियां कोटड़ा तहसील उदयपुर से निकलती है, राजस्थान के दो जिलों में बहती है, उदयपुर और डूंगरपुर। उसके बाद ये गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई मात्र 45 किलोमीटर है। साबरमती नदी की सहायक नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार आता है। और एग्जामिनर इन चीजों के अंदर क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि अपने का एक अपना पढ़ने का एक तरीका है, वो हर स्टूडेंट का ही है। वो साबरमती नदी पश्चिमी बनास नदी तक पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाते हैं।
और उसकी सहायक नदियां छोड़ देते हैं लास्ट में, परेशान होकर वो चंबल नदी की याद करे, फिर बनास की याद करने लग जाए, लूनी की करे, माई की करे। ये एक्चुअल में ये सबके साथ ही होता है ये। और लास्ट में स्थिति ये होती है कि नहीं, साबरमती नदी छोड़ी, वही पूछ लेता अगला। तो ये थोड़ा याद रखना, साबरमती नदी की सहायक नदियां आपको याद करनी है। दोबारा एक बार अपन इस डायग्राम को बना लेते हैं, ये तो एक मोटा मोटा वैसे ढांचा हो गया। ये आपके साबरमती नदी है ये। पहले मैं दो तीन नदियां बनाता हूं, एक याद करने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये। और ये नदी तो कौन सी है आपकी, साबरमती नदी है ये तो। ये नदी कहां से निकली, साबरमती नदी कहां से निकली, पदराला गांव की पहाड़ियों से। ये नदी है सेई नदी, और ये नदी है वाकल नदी, और ये नदी है वेत्रक नदी। ठीक है, इसके अलावा और भी सहायक नदियां हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं इधर। ये जो बाउंड्री बनाई है नीचे गुजरात है ये, देखिए क्या, साबरमती नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां। और उसमें सबसे पहले एक नंबर पे है सेई नदी, सेई नदी। कौन सी, सेई नदी। और सेई नदी, इनके नाम एक जैसे ही है लगभग। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है पदराला गांव की पहाड़ियां, और सेई नदी का उद्गम स्थल है पादरना गांव की पहाड़ियां। जिला भी सेम ही है, उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद क्या होता है, ये सेई नदी देखो, ये भी जाके गुजरात में मिलती है। ये तीनों नदियां मैंने कहा बनाई, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, ये बाउंड्री, ये राजस्थान गुजरात की बाउंड्री है। ये तीनों नदियां जो सेई, वाकल, वेत्रक, ये तीनों नदियां कहां जाके मिल रही हैं, ये गुजरात में मिल रही हैं ये। तो यानी आप ये लिख सकते हो, उदयपुर में प्रवाहित होकर या उदयपुर में बहकर गुजरात में साबरमती नदी में विलय, साबरमती नदी में विलय। और इसके ऊपर बांध है जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, याद करो, सेई बांध। उदयपुर के अंदर सेई नदी पर एक बांध है, सेई बांध। और हमने देखा था कि जवाई बांध जो पाली जिले में है, जिसे मारवाड़ का अमृत स्रोत कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, वहां पर जो पानी आता है वो सेई बांध से आता है, सेई परियोजना के तहत। तो वो सेई नदी इस साबरमती नदी की सहायक नदी है वो। और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, सेई बांध। क्या नाम है, सेई बांध। क्लियर। अब उसके बाद दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है, वाकल नदी। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन वाकल नदी की बात करते हैं। देखिए इधर आगे इसकी सहायक नदी कौन सी है, वाकल नदी, वाकल नदी। इसको वैसे पॉइंट में डाल देते हैं, है ना। अच्छा ये एक नंबर हो गया, ठीक। ये दो नंबर हो गया आपका, वाकल नदी। और वाकल नदी का उद्गम स्थल भी उदयपुर में है, गोगुंदा की पहाड़ियां। उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। और ये भी सेम वैसा ही सिस्टम है जैसा सेई नदी के साथ है। मतलब है
उदयपुर में प्रवाहित होकर, उदयपुर में प्रवाहित होकर गुजरात में साबरमती नदी में विलय, साबरमती नदी में विलय। और वाकल नदी की दो सहायक नदियां हैं। वाकल नदी की सहायक नदियां, और वो है मानसी और पारवी। इनको याद कर लेना। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी नदी है साबरमती, इसकी सहायक नदी हो गई आपकी वाकल, और इसकी सहायक नदी हो गई आपकी मानसी। इन दोनों को जोड़कर एक जल सुरंग बनाई गई है, उसका नाम है मानसी वाकले जल सुरंग, जल सुरंग। तो नाम से दिख रहा मानसी वाकल। तो यहां एक चीज और याद रख लेना, एक जल सुरंग मानसी वाकले जल सुरंग। यानी यहां देखिए वाक्कल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो साबरमती की है। फिर वाक्कल की सहायक नदी कौन सी है, मानसी। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा एक जल सुरंग के माध्यम से, तो दोनों नदियों के नाम पे क्या हो गया, मानसी वाक्कल जल सुरंग। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, और इसकी लंबाई है 4.6 किलोमीटर। 4.6 किलोमीटर। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। फिर आगे तीसरी नदी कौन सी, इसकी सहायक नदी कौन सी लिखी हमने, वेत्रक। देखो इधर, ये रहा वेत्रक, वेत्रक नदी। ठीक है ना। तो ये वेत्रक इधर से आ रही है, ये डूंगरपुर से आ रही है, ये दोनों उदयपुर से आ रही है इधर से, ये इधर से आ रही है, कहां से, डूंगरपुर से। तो आगे वाली इसकी सहायक नदी कौन सी है, वेत्रक नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो डूंगरपुर में है, और उस गांव का नाम है जोदरी गांव। जोदरी गांव की पहाड़ियां, जोदरी गांव की पहाड़ियां डूंगरपुर है, डूंगरपुर है। फिर ये क्या करती है, डूंगरपुर में बहकर, ये भी नदी कहां चली जाएगी आपकी, गुजरात में। डूंगरपुर में बहकर गुजरात में अपने साबरमती नदी में विलय, साबरमती नदी में विलय, विलय। और फिर इसकी कुछ सहायक नदियां और हैं साबरमती की, वो आपकी हैं हथमती, मेसवा, माजम। देखो वापिस मैं लिख रहा हूं यहां पर, साबरमती नदी की सहायक नदियां, सुनो ध्यान से। साबरमती नदी की सहायक नदियां, और साबरमती नदी की सहायक नदियों में तीन नदियां तो हमने पढ़ ली। अभी कौन सी पढ़ी, एक नंबर पे कौन सी पढ़ी अपन ने, सेई नदी। सेई नदी पे क्या बना हुआ है, सेई बांध। तो क्या चलती है यहां पर, सेई परियोजना, सेई परियोजना। फिर दो नदी, दो नंबर पे कौन सी पड़ी, वाक्कल नदी। वाक्कल नदी की सहायक नदियां कौन सी पड़ी, मानसी और पारवी। कल हमने ये अलग पढ़ी थी मानसी, याद करो, बनास नदी पढ़ी थी तब। उसके बाद में अगली कौन सी है, वेत्रक नदी। फिर देखो साबरमती की सहायक नदियां कौन सी हैं, इसके बाद में है हथमती, मेसवा और माजम। हथमती, मेसवा और माजम, ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। रट लेना, प्रश्न बार बार आया हुआ है। सेई, वाकल, वेत्रक, हथमती, मेसवा, माजम। सेई, वाकल, वाकल की सहायक नदी मानसी और पारवी,
ठीक है, तो इन नदियों का स्क्रीनशॉट ले, लास्ट में अपने कौन सी बस्ती है, पश्चिमी बनास। ठीक है, अब लास्ट में कौन सी नदी है आपकी, कौन सा नदी तंत्र है, पश्चिमी बनास। इसका जो उद्गम स्थल है, ये देखो, ये पश्चिमी बनास है, वो बनास है, और बनास के पश्चिम में, इसलिए पश्चिमी बनास हो गई है। ठीक है ना, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है नया सानवारा, सिरोही के अंदर है। भाई सिरोही पश्चिम में ही है राजसमंद के, या इसके देखना आप मैप में देखोगे तो इसके पश्चिम में ही है, तो इसका उद्गम स्थल है। फिर ये क्या करती है, सिरोही में बहती है, फिर बाद में गुजरात में बहती है, सिरोही गुजरात में प्रवाहित होकर कच्छ के रण में विलय, कच्छ के रण में विलय। फिर एक चीज याद रखना, गुजरात का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर दिशा, दिशा शहर इस नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे है। फिर इसकी सहायक नदियां, और इसकी सहायक नदियों में है सूकली, गोहलन और धारवेल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये देखो याद करने पड़ेंगे, लास्ट में कोई चारा नहीं है कि याद करें नहीं करें, क्या करने पड़ेंगे ये प्रश्न। यदि पूरा टॉपिक क्लियर करना है तो फिर बाद में ये सहायक नदियों के बारे में भाई छोड़ मत देना, क्योंकि ज्यादा प्रश्न का जोर यही रहता है अगले का एग्जामिनर का। तो ये भी उद्गम स्थल आपको हर नदी का याद करना है, उद्गम स्थल को आप गंभीरता से लेवें, सहायक नदियों को गंभीरता से लेवें। और वैसे अपन अलग अलग पढ़ ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कौन सी बंगाल की खाड़ी की है, कौन सी अरब सागर की है, कौन सी आंतरिक प्रवाह की है, क्योंकि वो तो अपन एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं ना। तो यह आपकी अरब सागर की नदियां कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको ये कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां देखिए, ये नदी आपकी माही, ये इधर साबरमती, ये इधर पश्चिमी बनास, और ये हो गई लूनी। ये चार नदियां हैं, कौन कौन सी, ये लूनी, ये पश्चिमी बनास, ये साबरमती, और ये माही। इसमें से ये जो आपकी दो नदियां हैं, ये जो दो नदियां हैं, ये तो गिरती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, और ये दो नदियां हैं, ये जाती हैं कच्छ के रण में। इन चीज को गांठ बांधना, प्रश्न यहां से भी पूछा है, ये दोनों हिस्सा किसके हैं, दोनों अरब सागर का हिस्सा है। जैसे देखो, आप इंडिया का मानचित्र देखोगे ना, जैसे मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूं आपको। ये मान लीजिए कि भारत है, ये यहां ये जो हिस्सा है दलदली हिस्सा, ये वाला, ये दलदली हिस्सा है, ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो इधर ये नदी यहां चली गई, और ये जो है ना, ये स्थान यहां, ये पानी वाला भाग है, ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। देखो, खाड़ी का मतलब होता है कि वो जलीय भाग जो तीन साइड से पानी से गिरा होता है, जैसे प्रायद्वीप होता है ना, प्रायद्वीप का उल्टा होता है। प्रायद्वीप में तो क्या होता है कि वो स्थलीय भाग जिसके तीन साइड पानी हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो वैसे खाड़ी का मतलब होता है वह जलीय भाग जिसके तीन तरफ क्या होता है, स्थल भाग होता है। तो यहाँ पर खाड़ी है, इसके तीन साइड क्या है, स्थल भाग है। तो ये खंबात की खाड़ी में, तो ये दो नदियां,
माई साबरमती ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिमी बनास और लूणी आपके कच्छ के रण में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, वो पहली बात तो बंगाल की खाड़ी की नदियों में राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका सीधा पानी कहाँ जाता हो, बंगाल की खाड़ी में जाता हो। जबकि यहां देखो ये 4 नदियां हैं जिनका सीधा पानी अरब सागर में जा रहा है। ये प्रश्न स्टेटमेंट पूछते हैं जब आपके पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पूरे टॉपिक की समझ हो जाएगी आप में, तो आप ये प्रश्न करने में हिचकिचाओगे नहीं। क्योंकि अपन रटते रहते हैं उन चीजों को, क्योंकि ज्योग्राफी एक रटने का शब्द नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है। बातें रटते भी हैं अपन, रटे बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने लायक हैं, समझ के भी रटते हैं ना, तो अपना काम बनता है। डायरेक्ट ही रटना शुरू कर दें तो, अब ये स्टेटमेंट कभी पढ़ा ही नहीं बंगाल की खाड़ी की नदियों के अंदर की, राजस्थान की ऐसी कोई नदी जो बंगाल की खाड़ी में सीधा अपना पानी ले जाती है, क्या करेंगे? तो वो तो एक समझ आधारित प्रश्न हो गया ना। तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर बाद में यहाँ एक नहीं चार चार है, और फिर इन चार को दो में डिवाइड कर दिया, खंबात की खाड़ी में और कच्छ के रण के विलय में। ठीक है ना, तो ये बातें याद रखना। ये आपका क्या हो गया, अरब सागर का अपुआ तंत्र कंप्लीट हो गया। ये दोबारा आराम से तसल्ली से इसका रिवीजन करना। माही नदी को हमने ढंग से पढ़ा, माही नदी के ऊपर बांध, माही नदी की सहायक नदी हमने पढ़ी, जाखम, उसके बाद सॉरी सोम जाखम, फिर उसके बाद में अनास, है ना, उसके बाद भादर मोरेन इरु, ये जो नदियां हैं जिसमें हमने जाखम सोम और अनास को पर्टिकुलर ढंग से पढ़ा है। उसके बाद मैंने साबरमती नदी को पढ़ा है। अभी साबरमती नदी की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले प्रश्न उठा के देखना, आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिलेंगे साबरमती नदी की सहायक नदियों में से। और उसके बाद में आपने पश्चिमी बनास पढ़ा, छोटी सी नदी है, 5 मिनट का उसमें टॉप सिस्टम था। ठीक है ना, तो ओके धन्यवाद। अब आंतरिक प्रवाह की नदियां बसती हैं वो अपनी अगली क्लास में, और इसके साथ ही अपने नदियों वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।